नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ए टू जेड नॉन इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर का मतलब होता है संख्या और सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली या फिर पद्धति। इसको कह सकते हैं नंबर सिस्टम, संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति। तो इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या कहाँ पे आई, 1 से लेकर 5 तक संख्याएं कहाँ से आई। और यही संख्याएं हैं तो हर एक चीज का जैसे सिस्टम होता है। मान लीजिए अगर बाथरूम है तो बाथरूम में नहाने ही जाएंगे, बाथरूम में कहाँ पे हम साबुन रखेंगे, कहाँ पे सर्फ रखेंगे, ये सारी चीजें जैसे किचन हुआ तो सारी चीजों को रखने का एक सिस्टम होता है। तो उसी प्रकार संख्या प्रणाली में भी संख्याओं का भी एक सिस्टम होता है कि ये संख्या यहाँ पे होनी चाहिए, इस संख्या को ये कहा जाता है, ये संख्या ऐसी है, वो संख्या ऐसी है। तो सारी चीजें हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कहा जाए तो नंबर सिस्टम बहुत ही कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं, तो काफी हद तक इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो नंबर सिस्टम में चाहता हूं कि आप लोगों को ऐसा पढ़ा दूं नंबर सिस्टम कि आप लोग हमेशा के लिए आप सोच नहीं पाएंगे कि नंबर सिस्टम इतनी आसानी से को पढ़ा जा सकता है, इतनी आसानी से नंबर सिस्टम पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक चीजें जानेंगे कि नंबर सिस्टम में बेसिक चीजें क्या होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो ये बताइए कि नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी चीजें हम गिनते हैं, काउंटिंग करते हैं हम, तो 1 से लेकर के अगर 5 तक देखा जाए तो नंबर सिस्टम में मान लीजिए 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 की खोज किसने की? आपको पता है? नहीं पता है? हाँ, बहुत सारे महान भाव लोग होते हैं जिनको पता होता है कि 1 से लेकर के 5 तक संख्याओं का खोज कहां से हुआ। तो भाई हो सकता है जानते हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं तो नहीं जानता। और जिस चीजों को मतलब कौन सी चीज कहां से उत्पन्न हुई है, अगर आपको नहीं पता कि कौन सी चीज कहां से उत्पन्न हुई है तो उसे हम प्राकृतिक से मान लेते हैं कि प्राकृतिक से उपजी है। तो सबसे पहले आ जाता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जान लीजिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनका हम गिनती में प्रयोग करते हैं, वे संख्याएं जिनका हम गिनती में प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। अर्थात अगर इसका हम डेफिनेशन लिखवाएं तो वे संख्याएं जिनका गिनती में प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के यहाँ तक इनफाइनाइट तक होती है। 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक कैसे जाती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप ये बताइए 10, आप लोगों को पता ही है कि जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया, जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया। तो ये बताइए कि पहले 10 कैसा मतलब कैसे लिखा जाता होगा 10, क्योंकि जीरो का खोज तो आर्यभट्ट ने किया, तो उसके पहले अक्षर में 10 कैसे लिखा जाता होगा? तो ये सोचनीय विषय है। लेकिन 10 आप कहा जाए तो 10 प्राकृतिक संख्या। अब मान लीजिए तो पहले जीरो तो था नहीं, तो हम इसको कह नहीं सकते कि 10 प्राकृतिक संख्या होगा, क्योंकि जीरो का तो खोज हुआ है, ये तो उत्पन्न नहीं हुआ है, तो आप 10 को प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। अर्थात बाकी जो संख्याएं होंगी वह क्या होंगी? प्राकृतिक संख्या होंगी। अब देखिए, अब क्या एक प्राकृतिक संख्या हो गया 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, लेकिन 10 20 30 ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं। अब पता नहीं कैसे अब काउंट होता होगा पहले, तो ये मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि जीरो का खोज किसी ने किया है तो वह प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो 10 जीरो मतलब 10 ऐसे लिखा जाता है, तो इसे प्राकृतिक संख्या कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो आप चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग देख लेते हैं अब आगे क्या होता है। तो अब देखिए उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्याएं जो थी वह पूर्ण नहीं थी। अब 10 कैसे लिखा जाता था? तो उसके बाद आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। क्या चीज?
होल नंबर। होल नंबर तो इसका क्या होगा? अगर देखिए होल नंबर पूर्ण संख्या क्या थी? अगर गिनती के परिवार में यदि शून्य को भी, देखिए अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? यदि शून्य को भी अगर हम गिनती के परिवार में शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अर्थात गिनती को हम क्या कर सकते हैं? अगर गिनती जीरो को हम गिनती के परिवार में यदि शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अर्थात जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जो संख्या होगी वह क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर हम गिनती के परिवार में इनफाइनाइट मतलब गिनती के परिवार में अगर हम जीरो को भी ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो वह संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब चलिए अब देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को किस आधार पर बांटा गया है? संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं के वर्गीकरण में सबसे पहले आता है सम संख्या। क्या चीज? सम संख्या आता है। सम संख्या अर्थात इवन नंबर। सम संख्या अर्थात इवन नंबर। तो सम संख्याएं किसे कहते हैं? आप लोग ये डेफिनेशन पढ़ते आए कि वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सम संख्या कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन कुछ और है। जिस संख्या का, जिस नंबर का लास्ट डिजिट, देखिए जिस नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। जैसे ले लिया जाए 5, 4, 3, 2, 0, कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होगा तो वह संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। अगर कहा जाए कि बिगेस्ट स्मॉल इवन नंबर, यदि सबसे छोटी सम संख्या कहा जाए तो आप कहेंगे सबसे छोटी संख्या 0 है? नहीं, गलत है। 0 इज 0, 0 0 है। ठीक, अगर कहा जाएगा कि सबसे छोटी सम संख्या अगर कोई होगी तो वह क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या अगर होगी तो वह क्या होगी? 2 होगी। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? 2। अब देखिए अब संख्याओं को भी बांटा गया किसमें? विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? जिस संख्या का लास्ट डिजिट, अब एक बार और समझिएगा, जिस संख्या का लास्ट डिजिट, अब देखिए एक बार और फिर समझिए, विषम संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या का लास्ट डिजिट 0, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 वह संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। कितना भी इस बड़ा संख्या क्यों ना हो, अगर यहाँ पे हम सबको बदल करके यहाँ पे 3 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, वो नहीं। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए और देखते हैं किस प्रकार की संख्याओं को बांटा गया। अब समझ में आ गया कि सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अप्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, अब देखिए अब हम लोग आ जाते हैं सीधे गुणनखंड। गुणनखंड अर्थात फैक्टर। अब उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल। गुणज क्या होते हैं? गुणज क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गुणनखंड किसे कहते हैं। तो गुणनखंड का अगर कहा जाए इसका डेफिनेशन, अगर दी गई संख्या से अगर कोई संख्या विभाज्य है अर्थात भाज्य है, दी गई संख्या से अगर कोई संख्या भाज्य, जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 अगर हम देखा जाए तो 1 से भाज्य होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, उसके बाद 12 से होगा। तो ये जो संख्याएं दी गई हैं जिससे यह 12 भाज्य है तो उसे क्या कहा जाएगा? गुणनखंड कहा जाएगा। गुणनखंड। गुणनखंड को हम भाजक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। अगर दी गई संख्या से यदि वो संख्या भी भाज्य है, यदि भाज्य है तो उसे क्या कहा जाएगा? गुणनखंड कहा जाएगा और उसे भाजक भी कहा जाता है। अब देखिए आ जाते हैं गुणज। गुणज अर्थात मल्टीपल्स।
तो अगर इसी संख्या के अगर कहा जाए कि मल्टीपल्स क्या होंगे, गुणज क्या होंगे, तो 24 होगा, 36 होगा, 48 होगा, 60 होगा, 72 होगा, 84 होगा, ये सब क्या होंगे, इसके मल्टीपल्स होंगे अर्थात गुणज होंगे। यदि 12 मतलब कहने का मतलब 12 से भाज्य होने वाली संख्या है वह क्या कहलाएंगी, उसकी गुणज कहलाएंगी। जैसे 24 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, 60 हो गया, 72 हो गया, 84 हो गया, ये सब क्या है 12 से भाज्य होंगे और यह 12 की क्या है, गुणज है। आप लोगों को इतना समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं अब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर अर्थात भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, अब यहाँ पे गुणनखंड आप लोगों को समझ में आ गया, वे संख्याएं जिसके मतलब कहने का मतलब देखिए वे दी गई संख्या से अगर वह संख्या भाज्य है तो वह जिस संख्या से भाज्य होगी वह उसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे अर्थात भाजक। अब देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं देखिए जिसके केवल दो गुणनखंड, अभाज्य संख्या में जिसके केवल दो गुणनखंड, दो गुणनखंड का मतलब समझ रहे हैं, दो गुणनखंड का मतलब ये नहीं कि कोई एक तो वह एक हो या वह स्वयं हो, उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। जिस वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, उसमें से एक गुणनखंड तो एक हो और दूसरा क्या हो, वह स्वयं हो, दूसरा क्या हो, स्वयं हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 13 एक से भाज्य होगा और दूसरा 13 से होगा। 19 ले लेते हैं, 19 एक से होगा और 19 से होगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, अभाज्य संख्या कहा जाएगा। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अब इसी में हम लोग देख लेते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहा जाता है ये भी जान लीजिए। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, वे संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। जैसे 2 हो गया तो 2 के तो एक होगा और 2 होगा। जैसे 4 हो गया, 4 क्या भाज्य संख्या, 1 2 और 1 4, इसके 3 हो गए। अगर 6 को ही देख लिया जाए तो 6 के भी 3 गुणनखंड होंगे, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा और 3 होगा और 4 गुणनखंड होंगे और 6 भी होगा। तो भाज्य संख्या अगर कहा जाएगा तो वे संख्याएं जिसके एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक गुणनखंड होंगे वह संख्याएं क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। और सहभाज्य संख्या भी आता है, यहाँ पे देख लीजिए सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, सहभाज्य संख्या जिसके दो सार्वकामन, जिसके दो सार्वकामन हो और वह सार्व क्या हो, एक हो। जैसे अगर 4 को देख लिया जाए और 5 को देख लिया जाए, ये सहभाज्य मतलब सहभाज्य संख्या का एग्जांपल है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या का एग्जांपल है, देख लीजिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 4 और यह किससे होगा, 1 और 5। तो इसका जो कॉमन है, जो सार्व का मतलब कॉमन फैक्टर है वह 1 है, तो कहा जाएगा कि 4 और 5 क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अब इनके आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं, इनके आधार पे प्रश्न कैसे बनते हैं, तो अब वो भी हम देख लेते हैं कि इसके आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं। तो गुणनखंड आप लोग को समझ में आ गया होगा कि दी गई संख्या जो संख्या भाज्य है तो इसे क्या क्या दी गई संख्या क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। जैसे 1 2 4 और गुणनखंड को भाजक भी बोलते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, गुणनखंड गुणज। तो गुणज मतलब अर्थात 12 का अगर गुणज देखा जाएगा 24 36 48 60 72 84, यह क्या होंगे, 12 के गुणज होंगे। उसके बाद क्या आता है, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वह एक होता है, दूसरा क्या होता है, स्वयं होता है। जैसे 13 और 19 का 1 है और 13 है, 19 का 1 और 19 है, तो यह क्या हो गई, अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनका एक दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या कहा जाता है। और सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका सार्व समान हो, या तो वह एक हो, मतलब वह सार्व क्या होगा, एक होगा। जैसे 4 और 5 का अगर देखा जाए गुणनखंड तो एक क्या है, कॉमन है, एक इसमें भी है एक इसमें भी है, तो यह कहा जाएगा कि 4 और 5
सौभाज्य संख्या। अब इसके आधार पे प्रश्न कैसे बनते हैं, अब हम लोग प्रश्न देखेंगे, वो भी बहुत आसानी से, बहुत इंटरेस्ट के साथ। एक चीज और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सीधे क्या करते हैं, सवाल पे आ जाते हैं कि सवाल नंबर सिस्टम से किस प्रकार से बनते हैं। बेसिक से हम लोग चलेंगे और उसके बाद अपने लेवल को बढ़ाते हुए बहुत सारे एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद आ जाता है परिमेय संख्या। क्या आता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, हम लोग बचपन से एग्जांपल पढ़ते आ रहे हैं। इसका वही एग्जांपल है कि वे संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, अर्थात p/q के रूप में लिखते हैं, p/q नॉट इक्वल टू 0, p/q नॉट इक्वल टू 0, p/q नॉट इक्वल टू 0, तो वह संख्या क्या होगी, अगर p/q के रूप में और उसका मान 0 है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। केवल p/q के रूप में जो संख्या होगी उसका मान कभी 0 नहीं आना चाहिएगा। कहने का मतलब देखिए 4/5 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 4/0 देखा जाएगा तो वह 0 होगा, तो यह क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या के अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या में और चीजें होती हैं, जैसे अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या में बट्टे में भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कहने का मतलब 1.25 यह परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि इसका मान जो है वो अनिश्चित है। परिमेय संख्या वह जिसका मान निश्चित होता है उसे हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, और जिसका मान अनिश्चित होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर कहा जाए, देखिए अगर कहा जाए कि 22/7, अगर कहा जाए 22/7, तो 22/7 यह कैसे भिन्न के रूप में है। तो अगर भिन्न के रूप में अर्थात p/q के रूप में है तो यह क्या हो जाती है, परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन पाई का मान अगर देखा जाएगा तो 3.14 ऐसे डॉट 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 करके आता रहता है, तो वह क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अगर पाई को ही देख लिया जाए तो पाई क्या है, पाई का मान इतना आता है, कुछ ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके जब बहुत ज्यादा आता है तो अनिश्चित होता है, इसलिए पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, और पाई का मान भी अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 22/7 परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि यह भिन्न के रूप में लिखा गया है। अब देखिए, अब ये तो आप लोग समझ ही गए। अब देखिए एक चीज और होता है, जैसे अगर 1/3 का अगर मान देखा जाएगा, अगर 1/3 का तो ऐसे करके आएगा 0.33333333, तो ऐसे जब 33 आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 0.3 पे बार कर देते हैं। तो अर्थात ये बार वाला भी क्या है, ये भी निश्चित है कि ये भी 33 ही आएगा। तो अगर यह 33 ही आ रहा है, इसमें बार लग गया कि इसके बाद 3 आएगा, तो इसे निश्चित माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसके बाद 3 आएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या कहा जाता है। अब देखिए इसके आधार पर कैसे सवाल पूछते हैं। अब सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगर कहा जाए कि 1 से लेकर, अब पहले हम लोग देख लेते हैं एक दो एग्जांपल। 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कुल 2 अंकों की संख्या। अगर कहा जाए, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन अगर पूछ देता है कि 1 से लेकर के 99 तक कुल 2 अंकों की संख्या, तो अब देखिए 1 से लेकर के 99 तक, 1 से लेकर के 99 तक बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1 से लेकर 99 तक, तो 2 अंकों की संख्या 99 होगा नहीं। अब यहां से देखिए, अगर 1 से लेकर 99 तक कह रहा है तो 1 से लेकर के 9 तक, 1 से लेकर के 9 तक तो 1 अंक वाली संख्या है, अर्थात 10 से 2 अंक वाली संख्या शुरू होती है। तो 10 से लेकर के 99 तक जाती है, अर्थात 99 में से अगर हम 9 घटा देते हैं तो 2 अंकों की संख्या निकल जाएगी 90। अगर 1 से 99 तक तो 10 से 2 अंक शुरू हो जाता है, लेकिन 1 से 9 तक इकाई का अंक रहता है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि 99 में से 9 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 90। अगर इसी सवाल में अगर कहा जाए कि 1 से लेकर के 999 तक, तो 1 से लेकर के 999 तक, अगर 1 से लेकर के 999 तक, तो देखिए 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है। अगर यही कहा जाएगा तो 3 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है, 100 से। कहां से शुरू होती है, 100 से। तो अगर इसको देखेंगे आप लोग तो 99, अब इसमें से क्या करेंगे, अब यहां से 99 घटा देंगे, क्योंकि 90 को तो देखिए, अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, 999 में से
999 में से कितना घटाएंगे? 99 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक वो भी संख्या जुटेगी और 1 से लेकर 99 तक अगर हम 99 घटा देंगे, 999 में से 99 घटा देंगे तो संख्या हो जाएगी 900। अगर 3 अंकों की कोई संख्या होगी 1 से लेकर 999 तक 3 अंकों की अगर संख्या देखी जाएगी तो वह 900 होगा। अब देखिए अगर यही 9999 तक कर देता है तब कितना हो जाएगा? 9999। तो कितना करेंगे? 999 घटा देंगे। तो 999 का घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 9000। वो संख्या कितनी हो जाएगी? 9000। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 9000। अब चलिए अब आगे हम लोग प्लेस वैल्यू के साथ अब स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना है।